नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के हरमू रोड अरगोड़ा में ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार सुदेश महतो के द्वारा किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो द्वारा ओबीसी एकता अधिकार सह न्याय यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक ओबीसी समाज को जगाने का कार्य करेगी। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों को जगाने के लिए ओबीसी समाज का गठन किया गया है। ओबीसी एकता अधिकार मंच का एकमात्र उद्देश्य है कि ओबीसी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए राज्य के 24 जिले में ओबीसी समाज का संगठन खड़ा कर ओबीसी समाज का आवाज को बुलंद किया जाए। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि इस राज्य की एक बड़ी आबादी के साथ राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा में वादा किया था कि जैसे ही सरकार में हम आएंगे 6 माह के अंदर ओबीसी समाज का अधिकार देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार के विदाई वर्ष में भी इस राज्य के ओबीसी समाज के साथ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया। ये ओबीसी अधिकार मंच लंबे समय से झारखंड प्रदेश में ओबीसी के पक्ष में काम करने वाले लोग, उसके बारे चिंतन करने वाले लोग, सामाजिक लोग कोई एक मंच पे आकर ये इनका प्रयास है। ये लगातार एक क्षेत्र खासकर पलामू में काफ़ी जोर से इन लोगों ने कार्यक्रम किया था, मुझे जानकारी है और मैं बाद में इनकी जानकारी भी लिया था। लेकिन प्रदेश भर की आवश्यकता है कि आज के दिन में एक बहुतायत समाज कहीं न कहीं पीछे छूटा हुआ है और अपने मूल अधिकार से वंचित है। उसी को लेकर जन जागरण अभियान का कार्यक्रम इनका है पूरे प्रदेश भर में। मैं इनको अपनी ओर से इनको धन्यवाद देता हूं और इनके सक्सेस होने की शुभकामना देता हूं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ओबीसी समाज के हम कंधों से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे एवं ओबीसी समाज के हर लड़ाई में हम मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। चलो हम कह सकते हैं कि ओबीसी अधिकार मंच के इस कार्यालय के उद्घाटन पे ये गैर राजनीतिक संगठन है। ओबीसी की आवाज़ को बुलंद करना, एक मंच पर आकर ओबीसी की जो डिमांड है उसको जोर से उठाना, और आज की डिमांड भी है पूरे देश भर में। और मैं शुभकामना देने आया हूँ कि जो उन्होंने अधिकार मंच की घोषणा की और जो जन जागरण अभियान चलाए हैं, तो निश्चित रूप से यह एक सुखद संदेश है। मैं इनकी शुभकामना देना चाहूँगा कि और ऐसे ही आगे बढ़े। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से 10 पैकेट प्रतिबंधित नशीला पदार्थ गांजा, जिसका वजन करीब 10 किलोग्राम है, रांची पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही इस मामले से जुड़े 4 प्राथमिक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले से जुड़े विस्तृत जानकारी रांची एसएसपी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि रांची के पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक टीम का गठन किया गया है, जो लगातार संकलित सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। इसी के तहत 6 जुलाई को रात के 10:05 पर चूना भट्टा चौक, मछली गली, थाना सुखदेव नगर, रांची किराएदार के मकान में छापेमारी की गई, जिसमें पकड़े गए व्यक्ति अनुराग राय, धीरज कुमार, जितवाहन स्वासी, अमित स्वासी की गिरफ्तारी की गई और उनके पास से तकरीबन 10 किलो गांजा, मोबाइल और स्कूटी बरामद किए गए। करीब 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये उड़ीसा के बलांगीर से लाया जा रहा था। इसमें 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, 2 जो बिहार के हैं, एक वैशाली का है और एक बख्तियारपुर का है, और 2 हमारे तमाड़ क्षेत्र के हैं। और यहाँ पर सुखदेव नगर क्षेत्र में ये लोग भाड़े का मकान लेके रह रहे थे, वहीं पर से ये जब्ती हुई है। और इस तरह से रांची पुलिस का जो अभियान है नशा मुक्त रांची को बनाने का, वो अभियान लगातार जारी रहेगा। विगत 13 जून को राजधानी रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र से मिश्रा कम्युनिकेशन नाम की मोबाइल दुकान में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन रांची पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। इस चोरी की घटना के उद्भेदन की जानकारी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दी।
उन्होंने बताया कि इस मामले के उद्भेदन के लिए तकनीकी शाखा रांची के साथ छापेमारी दल का गठन किया गया एवं इस चोरी की घटना से जुड़े पवन कुमार, सुंदर कुमार, राजू कश्यप, गोविंद पंडित, चंदन गाड़ी को गिरफ्तार किया गया एवं इनके पास से मोबाइल दुकान से चोरी की गई भारी संख्या में मोबाइल की बरामदगी की गई। मोबाइल फोन भी दिख रहे हैं भारी मात्रा में दिख रही है। एक टाटी सिग्नल पोस्ट ऑफिस के सामने मिश्रा कम्युनिकेशन एक मोबाइल दुकान है, जहाँ पर से चोरों ने मोबाइल की अच्छी खासी संख्या में चोरी की थी। तो उस कांड का त्वरित उद्भेदन DSP 1 के नेतृत्व में जो है अनुसंधान करता है जो है थाना प्रभारी टाटी सिल्वे और टाटी सिल्वे थाने का पदाधिकारियों ने बहुत ही अच्छा काम किया और चोर भी पकड़े गए और जिन्होंने मोबाइल खरीदा था वो खरीदार भी पकड़ा गया है। कुल 31 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें 2 iPhone है, 12 एंड्रॉयड फोन है, कीपैड फोन है और शेष मोबाइल जो बचे हैं उसकी भी सूत्र मिला है, हम उसकी भी छापेमारी कर रहे हैं। जमशेदपुर के CCR DSP अंजनी कुमार ने प्रेस वार्ता कर लोगों को डायल 112 सेवा की जानकारी दी, जिसके तहत यदि आप कहीं भी किसी मुसीबत में फंसे हो तो चिंता ना करें, 112 नंबर डायल करें। संबंधित विभाग के कर्मी तत्काल आपकी मदद करेंगे। पहले हर सेवा के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर थी, मगर अब भारत सरकार के निर्देश पर पूरे देश में डायल 112 सेवा की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर में इसके प्रचार प्रसार के लिए CCR की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लाइव डेमो दिखाया गया, साथ ही बताया गया कि ये सेवा कैसे काम करती है। CCR प्रभारी अंजनी कुमार तिवारी ने बताया कि डायल 112 के जरिए किसी भी मुसीबत, चाहे पुलिस प्रशासन से संबंधित हो, आपदा, अग्निशमन अथवा दुर्घटना से संबंधित हो, आप इसकी सेवा ले सकते हैं। ये सेवा द्रुत गति से कार्य करती है और इसके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए देश भर में एक ही कंट्रोल रूम बना है, जो सीधे सेंट्रल से मॉनिटरिंग होती है। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि इसका फीडबैक भी दिया जाता है। उन्होंने शहर के लोगों से डायल 112 सेवा का लाभ लेने की अपील की है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अचानक समस्या में फंस जाए तो तत्काल इसका हल तुरंत किया जाएगा। एक देखिए हमारे पास लेटेस्ट आया है, तो हम लोग तुरंत से उसको संबंधित थाना को भेज देते हैं और यहाँ शिकायतकर्ता का नंबर वगैरह दिया रहता है। जैसे ये देखिए विवेक सिंह नाम का सपोर्ट सिस्टम के तहत 112 डायल को लागू तो बहुत पहले से किया है, लेकिन जागरूकता के लिए आप लोग को बुलाया है कि पूरे जमशेदपुर में या कहीं भी आप 112 डायल करके हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। पहले 100 में पुलिस को बुलाते थे, अब 112 जब आप कीजिएगा तो हर समस्या के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा हो गया, भूकंप हो गया, तो कंसर्न डिपार्टमेंट को चला जाएगा सूचना और वो उसका निराकरण करेगा डिपार्टमेंट। पुलिस तत्क्षण जैसे ही आप 112 डायल कीजिएगा तो संबंधित को चला जाएगा। जैसे पुलिस की बात करें तो पुलिस के तुरंत रेस्पॉन्स करेगा और जो पुलिस को एक्शन लेना है ले लेगा तुरंत। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 43वां जन्मदिन है। इसे लेकर पूरे देश भर में उनके फैंस उनके जन्मदिन का जश्न अपने अपने अंदाज में मना रहे हैं, जिसके तहत माही के होम टाउन में भी प्रशंसकों के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया गया। वहीं बर्थडे मनाने के लिए लाया गया केक भी आकर्षण का केंद्र था। केक पर धोनी के नाम और उनके नंबर वाली जर्सी बनी हुई थी। इधर बच्चे भी बेहद ही उत्साहित नजर आए। कुछ फैंस ने तो धोनी की चेन्नई सुपर किंग वाली जर्सी से मिलती जुलती पोशाक भी पहन रखी थी। वहीं केक काटने के बाद धोनी के कटआउट को केक खिलाते हुए फैंस नजर आए। बच्चे धोनी का कटआउट हवा में ऊपर उठाकर डांस करते हुए भी दिखे। मनाने के लिए आया हूँ। स्पेशली उनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना चाहता था, बट बैड लक हमारा ये रहा है कि वो मुंबई में है इस समय और उनका बर्थडे यहाँ पे मनाया जा रहा है।
तो हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि माही भैया फेस टू फेस यहाँ पे नहीं मिल पाए। उनको मिलने के लिए मैं इतने दूर से ट्रैवलिंग करके आया हूँ, अपनी कंपनी से 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आया हूँ और उनके लिए एक गिफ्ट बनाया हूँ बहुत अच्छा सा फ़ोटो फ्रेम है। उनको मैं सुबोध भैया के थ्रू मैं उनको भेजना चाहता हूं कि कैसे भी करके माही भाई आप इस फ़ोटो को रिसीव करें। नहीं, मैच के दौरान ही दूर से ही मुलाकात हुई, ऐसा फेस टू फेस मिलने का मौका नहीं मिला और वही एक उम्मीद यहाँ लेके आया हूँ ताकि इस बार मैं कैसे भी करके 1 हफ्ते में उनसे मिल के जाऊँ। चक्रधरपुर में धोनी के जन्मदिन को मनाने का अलग ही अंदाज है। चक्रधरपुर के रेलवे महात्मा गांधी सभागार में भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन के अवसर पर धोनी फैंस क्लब के अध्यक्ष और श्रीकांत राव के नेतृत्व में लोगों ने रक्तदान किया। श्री शिरडी साईं भक्त मंडल के द्वारा जमशेदपुर के त्रिवेणी एनजीकोन्स के सौजन्य से लगाए गए इस शिविर में 170 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह किए गए। इस शिविर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने श्री शिरडी साईं की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उनके साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं धोनी फैंस क्लब के द्वारा केक काटकर धोनी का जन्मदिन भी मनाया गया, एक दूसरे को बधाई दी गई। मौके पर मौजूद चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव, खरसवा के विधायक दशरथ गागराई, आयोजक आशु दोदराज का, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, समाजसेवी विजय गागराई सहित भाजपा नेता विजय मेलगांडी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने धोनी के जन्मदिन पर रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया और सभी को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया। विगत कई सालों से चक्रधरपुर के धोनी फैंस क्लब के द्वारा धोनी के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में रक्तदान कर रक्त के जरूरतमंद लोगों को जीवन दान देने का काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस शिविर को सफल बनाने में धोनी फैंस क्लब का बड़ा योगदान रहता है। चक्रधरपुर धोनी फैंस क्लब के अध्यक्ष श्रीकांत राव उर्फ डिक्की ने खुद 54वीं बार रक्तदान किया। उनकी टीम ने भी बूंद बूंद रक्त देकर महेंद्र सिंह धोनी की आयु बढ़ाने और उनके स्वस्थ खुशहाल जीवन की ईश्वर से कामना की है। मौके पर धोनी फैंस क्लब ही नहीं बल्कि रेलकर्मी, भारत स्काउट एंड गाइड के सदस्य, पत्रकार, सुरक्षा बल के जवान, महिला राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता और रक्तदाताओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज के दिन में इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि रेलवे अस्पताल में शुरू हुआ ब्लड स्टोरेज सेंटर को जल्द से जल्द ब्लड बैंक का दर्जा दिलाया जा सके, जिससे कि आम लोगों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो सके। विधायक ने बड़े पैमाने पर धोनी के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ता है और रक्तदान करने के प्रति जागरूकता भी आती है। बार बार दिल ये गाए, धोनी भैया जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू धोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू धोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर धोनी भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले तो साई मंडली भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ साथ में हमारे धोनी फैंस क्लब के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने साल में 2 बार ब्लड का संग्रह करते हैं। और हम तो चाहेंगे कि पूरे चक्रधरपुर वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमको लगता है कोल्हान में सबसे ज़्यादा अगर ब्लड का स्टोरेज होता है, जमा होता है, ब्लड देने वालों की संख्या है तो ये चक्रधरपुर है। ये छोटी सी शहर में इतना ब्लड मतलब हमको लगता है कि 10-12 साल में 10-12 वो कैंप लगता है। और आप लोग का विशेष सहयोग रहा है, मीडिया के लोगों का भी विशेष सहयोग रहा है कि मीडिया के माध्यम से हम लोग को जागरूक करने का मौका हम लोग को भी मिलता है और संस्था को भी मिलता है। मेरे आज सबके चहेते पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्म दिवस है। ये बहुत गौरव की बात है हमारे चक्रधरपुर के लिए, क्योंकि हमारा धोनी फैंस क्लब उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता है और सभी रक्त के माध्यम से हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। इनका पूरा सहयोग हम लोग का शिरडी साई भक्त मंडल सौजन्य त्रिवेणी एनजीकोन्स की तरफ से रहता है और हमारा सहयोग में धोनी फैंस क्लब हमेशा रहता है। आज जो ये शिविर हर साल के बाद एक अच्छा रूप में चल रहा है, उनका श्रेय पूरा हमारा डोनर्स को जाता है। डोनर्स के चलते ही ये शिविर सफल होता है। आज भी मैं सभी तमाम युवा डोनर से निवेदन करूंगा कि आप भारी से भारी संख्या में
पहले की तरह इस बार भी आएँ और इस महान रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। इस बार का बर्थडे इसलिए और खुशी की बात है कि हमारा देश T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन के आया है, तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा फल है और अच्छा दिन भी है जगन्नाथ जी का। तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप भारी से भारी संख्या में आकर इस महान शिविर को सफल बनाएं। इधर जमशेदपुर में बंग समुदाय के हितों के लिए काम करने वाली अग्रणी संस्था बंग बंधु के द्वारा जोनल कमेटियों का गठन कर लिया गया है। इसी कड़ी में वेस्ट जोन की बैठक कदमा में आयोजित की गई, जहां कई अहम मुद्दों को लेकर परिचर्चा की गई। बैठक में बंग बंधु संस्था के अध्यक्ष अपर्णा गुहा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से पूरे जिले एवं जिले से बाहर निवास करने वाले बंग समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाने एवं झारखंड राज्य में उनका हक और पूर्ण अधिकार कैसे प्राप्त हो, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुष व महिला सदस्य बैठक में मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने कहा कि बंग बंधु संस्था के गठन आज से 8 वर्ष पूर्व कुछ सदस्यों ने मिलकर किया था और आज ये विशाल रूप धारण कर चुकी है। संस्था ने इन वर्षों में कई सामाजिक कार्यों को संपन्न किया है। साथ ही बांग्ला भाषा के अस्तित्व को बचाने, बांग्ला शिक्षा को बढ़ावा देने समेत कई आंदोलन भी किए हैं। अब संस्था इससे आगे बढ़कर अपना विस्तार कर रही है और इसी को लेकर जोनल कमेटियों का गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक जोन में संस्था को मजबूत किया जा सके। साथ ही तमाम बंग भाषियों को एक मंच पर लाकर उनका उत्थान किया जा सके। साथ ही समाज के वैसे बुजुर्ग जो शहर में अकेले निवास करते हैं, उनके सहायता हेतु एक हेल्पलाइन की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। बंगबंधु की आज वेस्ट जोन की आज बैठक है, हमारे कदमा में हो रही है। कदमा सोनारी बिष्टुपुर में जितने हमारे सदस्य रहते हैं उन लोगों को लेकर आज मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बैठक करना जरूरी था। जब से बंगबंधु का नई कमेटी घोषणा हुई है उसके बाद से हम जोनल वाइज मीटिंग कर रहे हैं। आज वेस्ट जोन की मीटिंग है। आज हमारे यहाँ पर हमारे जो समाज सेवी शांति घोष, उनको हम लोग आज बुद्धिजीवी कमेटी में उनको उनकी घोषणा करके उनको हम लोग संवर्धना दिए हैं। और साथ में जितने महिलाओं का भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा है। कार्यक्रम को हम लोग इस तरीके से करें कि 4 जून का जैसे मीटिंग हो जाएगी उसके बाद में हम सेंट्रलाइज मीटिंग करेंगे। सेंट्रलाइज मीटिंग करके बंग बंधु के जो सामाजिक कार्य होता है उनको हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा किस तरीके से किया जाएगा उसकी पूरी तरह से एकदम तैयारी करके हम लोग जिला कमेटी की घोषणा करेंगे। उसके साथ में महिला कमेटी की घोषणा करेंगे, युवा कमेटी की घोषणा करेंगे। और एक बात है कि हमारे जमशेदपुर या कहीं भी देखिए, हमारे ज्यादातर देखा जाए कि बच्चे जब बाहर चले जाते हैं तो उसके माता पिता घर में रहते हैं, तो माता पिता को देखने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा घर में नहीं रहते। तो ऐसे भी लोग अभी जमशेदपुर में आए हैं कि वो लोग पूछते हैं कोई है कि हमारे यहाँ पर जो हमें सब्जी ला देंगे, हमारे मार्केट से कुछ ला देंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे हमारे बंग बंधु एक काम करेगी इस बार कि जो भी विद्याएं या वृद्ध लोग हैं जो उसके बेटा बेटी लोग बाहर पढ़ते, पर उन लोग को देखने का या डॉक्टर के पास ले जाने का कोई नहीं है, वो काम अभी बंग बंधु शुरू करेगी। इधर आदित्यपुर माझी टोला बैंक कॉलोनी में संपूर्ण सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने बिल्डर पर वादा खिलाफी और मनमानी का आरोप लगाते हुए सरकार के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। आदित्यपुर माझी टोला संपूर्ण सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने वर्ष 2011 में दीप्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपनी जमीन फ्लैट बनाने के उद्देश्य से सौंपी थी, जिसे लेकर 25 अप्रैल 2011 को एग्रीमेंट के मुताबिक 48 महीने के अंदर सभी जमीन मालिकों को 36 फ्लैट तैयार कर देने थे। लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बनाकर हैंडओवर नहीं की, जबकि अपने हिस्से की जमीन पर अपनी बेहतर बिल्डिंग खड़ी कर लोगों को बेच डाली। मामले को लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष और सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्य रघुनाथ पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिल्डर ने काफी समय बीतने के बाद बिल्डिंग तो तैयार की, लेकिन तय एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं किया। घटिया निर्माण के साथ निम्न गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स को फ्लैट निर्माण में प्रयुक्त किया गया है, जिसमें सभी फ्लैट का निर्माण काले ईंट से कराया गया है। मामले को लेकर गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने बिल्डर विनय कुमार चौबे के विरुद्ध सरायकेला कोर्ट में प्रतिवाद भी दाखिल कराया है, जिसके तहत बिल्डर पर मामला दर्ज किया गया। जवाबी कार्रवाई में बिल्डर ने समिति पर हाई कोर्ट में केस दायर किया है, जो फिलहाल लंबित है। सहकारी समिति के सदस्यों ने सरकार के समक्ष गुहार लगाते हुए अन्य लोगों से अपील की है कि वह बिल्डर के फ्लैट को ना खरीदे।
प्रेस वार्ता में समिति के सदस्य DK दीक्षित, अजय दुबे, रविंद्र कुमार, BK तिवारी आदि मौजूद थे। 48 महीना के बाद, तो ये 2011 से रख लीजिए 48 महीना, तो 48 महीना के बाद भी अभी तक नहीं मिला। 25/4/11 के बाद तो अभी तक जो है सो नहीं बन के दिया है कंप्लीट, और वो भागे चल रहा है। ऊपर से जो हम लोग हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में केस भी किए हैं सरायकेला में, वहाँ से भी उनको वो भागे चल रहा है। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपने भी चला गया है, 4 डेट पर नहीं गया, 4 डेट में नहीं गया। तो इस तरीक़ा से वो जो है सो हम लोगों को पूरा परेशान करके छोड़ दिया है। और उस पर हम यही सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस तरह का बिल्डिंग बना के अगर हम लोग को अलॉट होगा तो हम लोग बचेंगे कि मरेंगे, ये भगवान जाने। इधर दीप्ति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर बिल्डर विनय कुमार चौबे ने संपूर्ण सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। इन्होंने कहा कि तय एग्रीमेंट के मुताबिक इन्होंने काम किया है। समिति द्वारा पहले सदस्यों के फ्लैट निर्माण को लेकर जबरन दबाव डाला जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से के फ्लैट को बेचकर आमदनी के बाद समिति के जमीन पर बिल्डिंग निर्माण कराया। बावजूद इसके समिति द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया गया। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार 60% लाल ईटा एवं 40% काला ईटा का प्रयोग कर बिल्डिंग निर्माण कराया गया है। समिति के सदस्यों के द्वारा गलत तरीके से मामला दर्ज कराए जाने को इन्होंने झूठा बताया है। बिल्डर विनय कुमार चौबे ने बताया कि समिति के सदस्य मनमानी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अन्य सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है, जो उसे फ्लैट में रहना एवं किराएदार पर देना चाहते हैं। कम से कम अप्रोक्स 2 साल हो गया उस घर को कंप्लीट किए हुए हैं। आज के डेट में वो फ्लैट ऑलमोस्ट सारा चीज़ कंप्लीट है, लेकिन इनका कोई भी कोऑपरेशन अभी तक नहीं रहा। और बीच बीच में ये लोग प्रेस मीडिया, वहाँ बैनर टांगना वगैरह सारा चीज़ हमको, कुछ लोग केस भी किए, तो केस अनऑथराइज लोग केस किए हाई कोर्ट में, जिसके लिए हम क्वाइसिंग में डाले हुए हैं। ये लोग सरायकेला में केस किए थे, उसके अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में क्वाइसिंग में डाले हुए हैं। सारा डिटेल देंगे। झारखंड आंदोलनकारी मंच आदित्यपुर की बैठक का आयोजन आदित्यपुर रेलवे फाटक काली मंदिर में रविवार को किया गया, जिसमें झारखंड आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए अपने हक की आवाज सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय लिया। झारखंड आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने आगामी 12 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करते हुए उन्हें तमाम सरकारी सुविधा, सरकारी योजना में लाभ और मासिक पेंशन दिए जाने की मांग रखे जाने का निर्णय लिया है। आंदोलनकारी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते कई आंदोलनकारी आज भी सरकारी लाभ से वंचित और उपेक्षित है। झारखंड आंदोलनकारी मंच से जुड़े कल 28 सदस्यों का झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व में चुनाव किया गया था, लेकिन अन्य सदस्यों को अब तक मान्यता नहीं दी गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से वीरेंद्र गुप्ता, अनादि कुमार आचार्य, बंका कालंदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्य उद्देश्य झारखंड आंदोलनकारियों को जो मान, सम्मान और हक अधिकार मिलना चाहिए, उसकी मांग को लेकर के हम लोग इस बैठक में तय किए हैं। सबसे पहले जो आयोग द्वारा चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी उनको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। उसके बाद झारखंड आंदोलनकारियों के लिए एक अच्छी पेंशन लागू किया जाए, जो पूर्ण से भी है, लेकिन कुछ केस की बाध्यता रखी गई है, उसको खत्म करके झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पेंशन लागू किया जाए। झारखंड आंदोलनकारी के परिवार के आश्रित को आजीवन एवं झारखंड आंदोलनकारियों को चिकित्सा सुविधा झारखंड सरकार की ओर से प्रदान किया जाए निःशुल्क। इसके अलावा भी झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी योजनाओं में विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाए। आज और रविवार को चक्रधरपुर के मधुसूदन स्कूल में अचीवर्स मीट 2024 का आयोजन किया गया। अचीवर्स मीट में नीट और जेईई मेन में सफल हुए विद्यार्थी और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा में स्कूल के अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद स्कूल के टॉपर छात्र छात्राओं को स्मृति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चक्रधरपुर के एएसपी आईपीएस पारस राणा उपस्थित रहे। मौके पर एएसपी पारस राणा ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए अभिभाषण दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पहले उसका निर्धारण करना जरूरी है, फिर इसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत होती है। जब लक्ष्य पता होता है तो सही दिशा में मेहनत होती है, और जब मेहनत होती है तो फिर लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य उसे हर समय मजबूत बनाए रखता है। इसी लक्ष्य को निर्धारित कर कर्म किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, लेकिन शर्त यही है कि कर्म निस्वार्थ भाव एवं पूरे मन से किया जाना चाहिए। उन्होंने संबोधन के दौरान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सफलता की कहानी भी सुनाई। इस अवसर पर अतिथि को प्रतीक चिन्ह और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। एजुकेट डे 2024 इस मंच से विद्यालय परिवार उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने जा रहा है जो नीट जेई 2024 और 10th बोर्ड और 12th बोर्ड 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए गए। इस बार नीट 2024 में 2 बच्चों ने 600 प्लस मार्क्स संयुक्ता प्रमाणित जो अपने दूसरे प्रयास में 660 नंबर लाई है नीट में, वो 2022 में स्कूल के टॉपर भी रही और पहले प्रयास में उसका 650 आसपास था, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने 660 जो है उनको मिला। लास्ट ईयर की सेकंड टॉपर स्कूल की 12th की मुस्कान अग्रवाल, उन्हें इस बार नीट में पहले ही प्रयास में 610 नंबर लाया है। शायद वो एक अटेम्प्ट और देगी ताकि वो बेहतर रन प्राप्त कर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में उसका एडमिशन हो सके। जेई 2024 में 3 छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें लास्ट ईयर का 2023 में 12th का टॉपर रोहित माथुर, इसी मंच से उसे सम्मान दिया गया था और उसने इस सम्मान का लाभ रखा और कड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने विदाउट ऑफलाइन कोचिंग के घर में रह करके 1 साल तैयारी किया और जेई मेन में 98.6 परसेंटाइल रैंक लाकर वो अव्वल रहे। अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है। आज ये आप बोलेंगे मेरे 95 आए, अगले दिन दूसरा मिलेगा आपको 96 वाला, एक 98 वाला मिलेगा, लेकिन 98 वाला क्या बोलेगा कि मेरे सीबीएसई में 98 आ गए लेकिन मेरे जेई में रैंक 1 नहीं आई। उसके बाद जेई रैंक 1 वाला क्या बोलेगा कि मेरे को इस कॉलेज में यहाँ एडमिशन मिल गया, अगर मैं और ज़्यादा अच्छा करता तो क्या मैं MIT चला जाता डायरेक्ट आफ्टर 12th क्लास। सो कंपैरिजन इज द थिंग ऑफ जॉय। जो भी आपका रिजल्ट रहा है, आई वुड एडवाइस कि जो भी आपका रिजल्ट रहा है उसमें आप एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहे, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? दैट यू आर सेटिस्फाइड, यू योरसेल्फ आर सेटिस्फाइड दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।